हाय। तो ये है हमारा प्लैनेट अर्थ और ये प्लैनेट अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है। एट द सेम टाइम ये प्लैनेट अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। बिकॉज ऑफ दीज टू रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन एंड ऑल्सो बिकॉज दिस प्लैनेट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री इन इट्स एक्सेस, और जो प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन है उसमें ये 66.5 डिग्री पे टिल्ट है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम नॉर्थ और साउथ देखें तो जैसे इक्वेटर इसको दो हाफ में डिवाइड किया है। नॉर्थ में आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट एंड रोटेशन सन जो है उसका एपरेंट मूवमेंट होता है इस दोनों तरफ, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे तो ऑल दो स्ट्रेट आती है, बट अगर अपन नॉर्थ की तरफ मूव करें तो वो स्लैंटेड हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लैंट सन रेज ये जो टेम्परेचर है, ये जो अर्थ है, ये अनइवन हीट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अनइवन हीट ऑफ दिस इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ में डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट हीट बैलेंस होता है, डिफरेंट सोलर इनकमिंग रेडिएशंस होती है और डिफरेंट टेम्परेचर होता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर्मेशन होता है इक्वेटर में, और हम अगर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। लेट अस स्टार्ट। डू यू फील एयर अराउंड यू? डू यू नो दैट वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज पाइल ऑफ एयर? लास्ट क्लास में हमने देखा ये एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड ऑल। अर्थ के जो सरफेस में क्लोजेस्ट है दैट इज कॉल्ड दिस ट्रोपोस्फेयर। सो हम एक ह्यूज पाइल ऑफ एयर पे हैं। वी इनहेल एंड एक्सहेल बट वी फील द एयर व्हेन इट इज़ इन मोशन। जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो एयर का मूवमेंट होता है और वो हम फील करते हैं। इट मीन्स एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। You have already learned about the fact that Earth is surrounded by air all around. This envelope of air is atmosphere which is composed of numerous gases. ये जो atmosphere है एक blanket है Earth के चारों तरफ, that is called this atmosphere। इसमें different जो gases हैं उसकी composition है। These gases support life, जैसे ऑक्सीजन है वो support करती है life on Earth surface. The Earth receives almost all of its energy from the Sun. The Earth in turn radiates back to space the energy received from the Sun, because net जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो जितना इनकमिंग है वो उतना ही आउटगोइंग भी होना चाहिए। तो सन से हमने जितना रेडिएशन रिसीव किया उतना ही समहाउ हम रिटर्न भी करेंगे। अदरवाइज अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा, बट टेम्परेचर अर्थ का कांस्टेंट होता है। इसका मतलब नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउट गोइंग। As a result, the earth neither warms up nor does it get cooled over a period of time. So thus the amount of heat received by different parts of the earth is not the same. Now because of this rotation of the earth, और ये जो tilt भी है और ये revolve भी हो रही है planet earth के, planet earth sun के चारों तरफ, तो उसके कारण इसमें differential heating हो रही है different parts of the earth पे। This variation causes pressure difference in the atmosphere. This leads to transfer of heat from one region to the other by winds. This chapter explains the process of heating and cooling of the atmosphere and the resultant of temperature distribution over the earth's surface. Now हम देखेंगे इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, पोल में टेम्परेचर कम क्यों होता है। लेट अस टॉक अबाउट इट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड दिस सोलर रेडिएशन। अर्थ का जो सरफेस होता है ये रिसीव करता है मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेव लेंथ। नाउ ये दो टाइप होते हैं, एक होती है शॉर्ट वेव लेंथ और एक होती है लॉन्गर वेव लेंथ। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इस पे होती है ग्रीन हाउस गैसेज, ये डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशंस के लिए। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, INSORA. So that is called incoming solar radiation, which in short is termed as incoming solar radiation. So अर्थ है ये एक जियोइड शेप है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ कंप्लीट स्फेयर, ये थोड़ा सा बल्क यहाँ पर है, तो दैट इज कॉल्ड दिस, दैट इज वाई ये थोड़ी टैपर्ड है पोल्स पे, ये जियोइड शेप है रिजेंबलिंग अ स्फेयर। सन का जो रे होता है वो फॉल करता है ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इंटरसेप्ट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन्स एनर्जी। तो सन का इनकमिंग रेडिएशन आया और अर्थ ने उसको बहुत कम पार्ट में एब्जॉर्ब किया,
On an average, the Earth receives 1.94 calories per square centimeter per minute at the top its एटमॉस्फेयर। ये हमने अर्थ देखा था। अर्थ का ये जो टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे जो सोलर इनकमिंग रेडिएशन हो रहा है उसका वैल्यू होता है दिस 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में है। अब सोलर जो आउटपुट हुआ है रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ये वेरी करेगा स्लाइटली इन अ ईयर। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो वेरिएशन है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अभी हमने देखा था ये सन है और अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, बट ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये सेम नहीं होती, ये सीजन टू सीजन डिफरेंट होती है। ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, जो अर्थ है ये फारदेस्ट होती है फ्रॉम द सन, मतलब 152 मिलियन किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। किस डेट पे? 4 जुलाई पे। और इसकी पोजीशन अर्थ की नियरेस्ट होती है फिर देन 3 जनवरी में। तो ये जो फारदेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड दिस एपीहेलियन। देन 3 जनवरी में ये नियरेस्ट होती है टू द सन, तो अब डिस्टेंस कितनी होगी? 147 मिलियन किलोमीटर। सो दिस इज सन। ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व हो रही है। ये एक टाइम पे फारदेस्ट होगी 152 एंड एक टाइम पे ये शॉर्टेस्ट होगी दैट इज दिस 147, 152 एंड 147। तो ये जो फारदेस्ट डिस्टेंस होगी 4 जुलाई वाली, इसको बोलते हैं एपीहेलियन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है 147 वाली, दैट इज कॉल्ड दिस पेरीहेलियन। So therefore, annual insolation received by the Earth on 3rd January is slightly more because अभी डिस्टेंस कम हो गई है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा रेडिएशन आएगा। तो 3rd को एनुअल इंसोलेशन जो रिसीव्ड बाय द अर्थ है वो स्लाइटली ज़्यादा होगा देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 4 जुलाई। However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factor. Now this is the thing, कोई एक फैक्टर इंडिपेंडेंटली नहीं लग रहा है, यहाँ बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है ये। तो जो दूसरे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, दूसरे फैक्टर्स एट प्ले हैं, वो मास्क कर देते हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसा है, जहाँ कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे ओशन है, सी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहाँ पर है। This variation in the solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth. तो जो वेदर है ना वो लोकल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, बजाय कि अर्थ की डिस्टेंस 147 है या 152 मिलियन किलोमीटर है फ्रॉम सन। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ देखते हैं अब अपन। वेरिएबिलिटी मतलब अलग अलग वेरिएशन है इंसोलेशन इनकमिंग का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अमाउंट है, इंटेंसिटी है इंसोलेशन का, वो वेरी करता है ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन, इन अ ईयर। ये सेम नहीं रहता है, इट कीप ऑन चेंजिंग। द फैक्टर्स दैट कॉज दीज वेरिएशन इन इंसोलेशन आर रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है अपने एक्सेस पे। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, नाउ सन जो है रेज है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली आ रही है, देन अगर नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो ये स्लैंट हो जाएंगी। द लेंथ ऑफ द डे कितना है और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे क्लाउड्स हैं तो वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड कैसी है इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, जैसे ये अगर हिमालय देखें अपन, तो हिमालय का अगर अपन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को ऐसे दो इसमें ऑलमोस्ट डिवाइड किया है, फिर ये हिमालय आ जाता है। तो सन का रेज जो ये वाला स्लोप है, सदर्न स्लोप है हिमालय का, यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, नॉर्दर्न में नहीं पड़ती है। तो एस्पेक्ट भी एक टर्म होता है हम वहाँ पे सोलर इंसोलेशन डिटरमाइन करने का। तो हमने क्या समझा कि एक तो होता है रिवॉल्यूशन 147 टू 152 एपीहेलियन पेरीहेलियन, बट जो लोकल फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना सोलर इंसोलेशन आ रहा है, जैसे कि रोटेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर डे टू डे डिफर करेगा, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। The last two, however, have less influence. The fact that the Earth's axis makes an angle of 66.5 degree with the plane of its orbit. Orbit means sun के चारों तरफ जो घूम रही है, that is called its orbit. इस plane जो है उसमें Earth 66.5 degree का एंगल बनाती है, has a greater influence on the amount of insolation received at different latitude. तो इसके कारण क्या होगा कि जो latitudes हैं, लैटिट्यूड्स मतलब ये ऐसे लेटे हुए हैं, इक्वेटर पे ज़्यादा इंसोलेशन है, यहाँ पे कम है, इधर कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किस जगह पे कितना सोलर इंसोलेशन आ रहा है। सेकेंड फैक्टर जो होता है वो डिटरमाइन करेगा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज़ द एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द रे, ये डायरेक्ट आ रही है या फिर ये स्लैंट है।
This depends on the latitude of a place. The higher the latitude, the less is the angle they make with the surface of the earth, resulting in this slant sun rays. Now अगर sun rays एक जगह आ रही है तो वो फोकस्ड है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट अगर वो स्लैंट है तो सेम रेज काफ़ी ज़्यादा वाइडर एरिया में स्प्रेड हो जाएगी और उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. तो द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज. अगर ज़्यादा एरिया कवर कर रही है एनर्जी तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट भी ज़्यादा हो रही है और जो नेट एनर्जी रिसीव हो रही है पर यूनिट एरिया में वो कम हो जाएगी. सो मोर ओवर द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर, रिजल्टिंग इन मोर एब्जॉर्प्शन. बिकॉज अगर डायरेक्ट आ रही थी तो उसको कम लेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए स्कोप मिला एटमॉस्फेयर में, बट अगर स्लैंट है तो ज़्यादा उसको ट्रैवल करना पड़ा एटमॉस्फेयर में. अपन परपेंडिकुलर लॉ देखते हैं ना, ये स्लैंट ज़्यादा होगा और ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा. ए से हमें बी पे आना है इस सरफेस से इस सरफेस में, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये लंबा पाथ है. तो यहाँ ज़्यादा होगा मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो सरफेस पे कम सन रेज आएंगी, और ये शॉर्टेस्ट पाथ है डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ इक्वेटर पे ज़्यादा रेज सन का फील होगा. ये है समर सोल्स्टाइस में, मतलब सन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है. ये सन रेज है ऊपर मतलब इक्वेटर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है और ये कैप्रिकॉन है. नाउ सन अगर एपरेंट मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ हमें लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे गर्मी होती है, मतलब यहाँ पे हमारे इंडिया में समर हो जाएगा और ये जो कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड आर्कटिक सर्कल. इस आर्कटिक सर्कल में सन रेज काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, तो यहाँ पे 6 डेज तक 6 मंथ तक नाइट नहीं रहेगा, 6 मंथ तक यहाँ पे डे रहेगा. और यहाँ पे 6 मंथ तक ये पूरा जो सर्कल है यहाँ पे 6 मंथ तक हो जाएगा नाइट. यहाँ 6 मंथ तक डे है, यहाँ 6 मंथ तक नाइट है. ये समर सोल्स्टाइस में हुआ. तो इस तरीके से ये ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट होता है सन का, एपरेंट मूवमेंट होता है. सन एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है, बस बिकॉज अर्थ जो है ये टिल्टेड है एक्सिस में और अपने प्लेन पे, तो दैट इज़ वाई ये सन का हमें ऐसे ऊपर मूवमेंट दिखता है नॉर्थ एंड साउथ में. ये पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन है थ्रू दी एटमॉस्फेयर. नाउ एटमॉस्फेयर लार्जली ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के लिए. तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो तो इजीली आ जाती है, एटमॉस्फेयर को पास करेगी और स्ट्राइक करेगी अर्थ की सरफेस पे. ट्रोपोस्फेयर में होती है वाटर वेपर, ओजोन और दूसरी गैसेस. ये एब्जॉर्ब करती है मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को. फिर स्मॉल सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं टोपोस्फेयर में, ये स्कैटर करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को बोथ टू द स्पेस एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है मतलब जो अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर वाला एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, यहाँ बहुत ज़्यादा ये पार्टिकल्स हैं, वेपर्स हैं, दिस वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं. तो सन की जो रेज आएगी उसके पाथ में अगर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, फाइन इन शेप है, तो ये सन रेज को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे. अब स्कैटर में रेलेज लॉ भी लगता है, तो दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई. तो दैट इज़ वाई जो स्काई होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है, और अगर मॉर्निंग और नाइट में हम स्काई का कलर देखें तो वो डिफरेंट हो जाता है. वाई, आंसर दिस. रेड हमें रेडिश दिखता है मॉर्निंग और इवनिंग में, जबकि दिन में ये हमें ब्लू दिखता है. रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई आर द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर. ये जो विबग्योर होता है ना, इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो इनका स्कैटरिंग का एस्पेक्ट भी डिफरेंट होता है, लैम्डा पावर 4. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे स्काई और दिस ब्लू भी लगता है और मॉर्निंग और नाइट में ये रेडिश हो जाता है. तो ये तो था पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर. अब आता है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस में किस जगह कितना सोलर इंसोलेशन आ रहा है. इंसोलेशन जो रिसीव होता है सरफेस पे ये वेरी करता है 320 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल्स. तो ट्रॉपिक्स हैं यहाँ पे ज़्यादा है और पोल्स में कम आ रहा है दिस इंसोलेशन. बाय अगेन बिकॉज डिस्टेंस स्लैंट हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो रिसीव सरफेस पे कम होगा दिस इंसोलेशन. स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. अब यहाँ पे क्या होता है, इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जहाँ पे क्लाउडीनेस बहुत कम है. तो क्लाउड्स क्या कर रहे थे, इसको स्टॉप कर रहे थे, बट अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो ज़्यादा रेडिएशन आएगा और ज़्यादा हीट होगा.
इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन। वाई? बिकॉज इक्वेटर में बहुत ज़्यादा एवापोरेशन होता है, ट्रॉपिक्स, यहाँ पे क्लाउड्स भी आ जाते हैं, तो ये स्टॉप करते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को भी। रिलेटिवली एक ये भी फैक्टर होता है। बट सी, ओवरऑल जो रिजल्ट्स आउटकम्स आते हैं ना, वो बहुत सारे A B C D E, देर आर सो मेनी फैक्टर, ये कंबाइंड करके एक नेट रिजल्ट निकालते हैं। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड पे लेटे हुए हैं, इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशन। विंटर में मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स होते हैं, ये रिसीव करते हैं लेस रेडिएशन देन इन समर। तो ये दो फैक्टर्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। विंटर में मिडिल और हायर लैटिट्यूड लेस रेडिएशन करते हैं देन इन समर, बिकॉज सन का पोजिशन अपरेंट चेंज हो रहा है। और इंसोलेशन जो होता है लैटिट्यूड में इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट। अगर सेम लैटिट्यूड है, 30 डिग्री है, बट वो अगर कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन आ रहा है, और वही 30 डिग्री अगर ओशन है तो वहाँ पे कम इंसोलेशन आता है। तो दिस ऑल्सो डिटरमाइन कि किस जगह पे कितना सोलर रेडिएशन आएगा। फिर आता है हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब हीट लॉस होगा। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे कि अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिट करती है हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द अर्थ इन अ लॉन्ग वेव फॉर्म। तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस जो आए, इसके लिए एटमॉस्फेयर ओपन था, ये रेडिएशन सारे इनकमिंग आ गए, बट जब स्ट्राइक करके अर्थ सरफेस को ये वापस जाना चाहेंगे तो ये हो जाएंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन, और जो एटमॉस्फेयर है वो इनको जाने की अलाउ नहीं करेगा, परमिट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सो दैट इज़ वाई हीटिंग अप ऑफ दिस एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ जो है ये हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिट हुआ हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। तो इनकमिंग शॉर्ट था, आउटगोइंग लॉन्ग वेव हो गया। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द स्लोअर लेयर्स ऑल्सो गेट हीटेड। ऐसे जो सरफेस होती है ना, यहाँ से हीट ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, टेम्परेचर फॉल होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन होता है, ये टेक प्लेस होता है व्हेन टू बॉडी ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडी। मतलब ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का से कम है, तो T1 हीट ट्रांसफ़र करेगा T2 को, और इस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस कंडक्शन। नाउ कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ये ऐसा वर्क हो रहा है। The transfer of heat continues until both the bodies attain the same temperature or the contact is broken. Conduction is important in heating the lower layers of the atmosphere. So that is why अर्थ का जो सरफेस होता है ना, यहाँ पे यूजुअली टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम सरफेस में ऊपर एल्टीट्यूड पे बढ़ते हैं, हाइट H1 बढ़ती है, तो टेम्परेचर का डिक्रीज होता है। देन the air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of currents and further transmits the heat of the atmosphere. फिर आगे हम अभी पढ़ेंगे ये डिफरेंट सेल्स बनते हैं, जैसे एक हेडले सेल बनता है, एक बनता है फेरल सेल, फिर एक बनता है पोलर सेल। तो जो अर्थ में विंड मूव हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे भी हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है, और इसके कारण डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सेल फॉर्म होंगे। यहाँ हेडले बनेगा, फिर ये फेरल बनेगा, फिर ये पोलर सेल बनेगा। ये जो प्रोसेस होती है वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की, ये होती है कन्वेक्शन। तो यहाँ क्या था, दिस कंडक्शन था, दिस वाज कंडक्शन। अब ये हो गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल इटसेल्फ मूव होता है डिफरेंट जगह पे और वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करता है। और कंडक्शन में जस्ट पास ऑन होता है, इनमें कांटेक्ट होता है, एक पार्टिकल ये है, फिर ये इसको पास ऑन किया, तो देर इज़ अ कांटेक्ट। और कन्वेक्शन में ये पार्टिकल मूव होके इधर जाएगा और फिर हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है, दैट इज कॉल्ड दिस कन्वेक्शन। कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर पे, नीचे वाली जो लेयर है वहीं पे ये होता है। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट आया थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, इसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। तो रिमेंबर दिस, ऊपर जो वाई एक्सिस में हो रहा था वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा था, और जो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है, ये रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट होता है देन द वर्टिकल मूवमेंट। मिडिल लैटिट्यूड में मोस्ट ऑफ द दिस डायरनल, दैट इज डे एंड नाइट वेरिएशन है। डेली वेदर में ये कॉज होता है बाय बिकॉज ऑफ दिस एडवेक्शन अलोन।
एडवेक्शन होता है अक्सर हम जैसे सी की कोस्ट में भी हम देखते हैं वहाँ पे मॉडरेट हो जाता है टेम्परेचर, वाई बिकॉज ऑफ दिस। देन इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स चलती है, लू चलती है। ये क्या होती है? ये होती है हीट वेव, इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ हमने क्या देखा? एडवेक्शन प्रोसेस क्या होती है? दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहाँ होता है? वाई एक्सिस में। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और हीट ट्रांसफर कर रहा है। देन दिस इज कॉल्ड दिस कंडक्शन। कंडक्शन में पार्टिकल्स जॉइंड है और एक दूसरे को ऐसे हीट अप कर रहे हैं, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस है। तो ये ऐसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और दिस एडवेक्शन। फिर आता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंसोलेशन जो रिसीव किया अर्थ में वो था शॉर्ट वेव फॉर्म और हीट अप कर दिया उसकी सरफेस को। अब आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। तो अब अर्थ ने हीट रिसीव कर ली है और अर्थ अब बन गई एक रेडिएटिंग बॉडी और ये रेडिएट करेगी एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर। बट जो अब एनर्जी रिलीज होगी ना वो होगी अब की बार लॉन्ग वेव में। और एटमॉस्फेयर का हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेस, इनकमिंग शॉर्ट वेव है तो यस, आउटगोइंग लॉन्ग वेव है तो नो। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो एक और टर्म आ गया दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हीटअप कर रहा है एटमॉस्फेयर को। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज होती है, पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो रेडिएट कर रही है अर्थ, ये कौन सी गैसेस हुई? ये हुई रेडिएशंस जो लॉन्ग वेव है, और गैसेस जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ्स रेडिएशन। एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट करेगा, ट्रांसमिट करेगा हीट टू द स्पेस। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन रिटर्न हो जाएगी स्पेस में। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये नेट जीरो हो जाता है, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज हाउ ये हीटिंग आ रही है। दिस इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, दिस इज एडवेक्शन हॉरिजॉन्टल, दिस इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब इसको हम नंबर्स में देखते हैं, इसका पूरा बजट कैसे आया है। जैसे हमारा बजट बनता है, इनकमिंग रेवेन्यू कितना आया, आउटगोइंग एक्सपेंडिचर कितना आया, फिर हम उसका बैलेंस आउट करते हैं। ऐसे ही हीट बजट होता है जिसमें प्लैनेट अर्थ में इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कितने आए और आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस का क्या हिसाब है। फिगर 9.2 जो है ये दोनों ये बताते हैं कि किस तरीके से हीट बजट प्रिपेयर है। अर्थ जो है ये डज नॉट एक्यूमुलेट बिकॉज नेट जीरो है, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग है लॉन्गर रन में। इट मेंटेन इट्स टेम्परेचर। दिस कैन हैपन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल है अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये इंसोलेशन रिसीव हुआ टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ये 100% था। सी यहाँ पे ये दोनों ग्राफ में दिया है कि जैसे ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, मतलब ये क्या है? इनकमिंग है, सन से आ रही है। ये टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ का जो आउटर लेयर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे 100% हुआ। कुछ तो स्कैटर स्पेस में बाहर का बाहर ही हो जाएगा, कुछ स्पेस में रिफ्लेक्ट होगा क्लाउड्स और अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी। फिर ये रेडिएशन आएगा कुछ क्लाउड्स के थ्रू, ये 27 बाय क्लाउड्स हो गया और अर्थ से भी बाय अर्थ हो गया, रिफ्लेक्ट होके स्पेस में चला गया, स्कैटर टू स्पेस हो गया, स्कैटर्ड रेडिएशन हो गया। फिर 17% एब्जॉर्ब बाय द अर्थ हुआ, 34% एब्जॉर्ब बाय द अर्थ हुआ। तो इतना रेडिएशन अर्थ की सरफेस में हमने से यहाँ पे रिसीव किया। अब ये तो हो गया पूरा इनकमिंग, ये पूरा इनकमिंग रेडिएशन हो गया। लुक एट दिस सिंपल डायग्राम। सी ये सन है, टोटल सोलर रेडिएशन 100 यूनिट्स आया, रिफ्लेक्शन बाय क्लाउड हो गया, मतलब क्लाउड्स ने इसको बाहर ही भेज दिया, रिफ्लेक्शन बाय क्लाउड 27 यूनिट हो गया। कुछ जो अर्थ की सरफेस में आया था वो रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ रेडिएशन बाय 6 यूनिट हुआ। तो टोटल कितना हुआ? 27 + 6 + 2, तो टोटल 35 यूनिट था, ये बाहर का बाहर रिफ्लेक्ट हो गया, नहीं आया। 65 यूनिट जो होता है वो रिसीव होता है। 65 यूनिट में से भी जो 14 यूनिट होता है वो एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर होता है। 65 - 14 कितना हुआ? 51। और ये 51 जो होता है ये अर्थ के सरफेस पे रिसीव होता है, 34 डायरेक्ट फॉर्म में और 17 यूनिट होता है एटमॉस्फेयर की लाइट में। अगेन ये सन है, यहाँ से 100 यूनिट आया ग्रॉस, इसमें से जो 27 है वो हमने बाहर का बाहर ही वापस रिफ्लेक्ट कर दिया क्लाउड्स के थ्रू।
2 यूनिट सरफेस से हुआ और बाकी कुछ रेडिएशंस में चला गया, तो 35 यूनिट तो हमने सेंड ऑफ कर दिया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब 100 माइनस 35 इज 65, तो 65 यूनिट हुआ, ये रिमाइंडर यूनिट बचा। इस 65 में से भी जो 14 यूनिट है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, ये रिफ्लेक्टेड थे, 65 एब्जॉर्ब थे, जो रिसीव हुए उसमें से भी 65 में से भी 14 एटमॉस्फेयर ने किया, तो 65 माइनस 14 बचा 15, ये 15 आता है अर्थ की सरफेस पे, 34 डायरेक्ट और 17 यूनिट बाय लाइट। तो इस तरीके से इनकमिंग हो गया हमारा। अब हम इसको वापस भी सेंड करते हैं, तो वापस सेंड करेंगे तो अब ये हो जाएगा लॉन्ग वेव। इनकमिंग शॉर्ट वेव था, अब ये लॉन्ग वेव हो गया। लॉन्ग वेव में भी रेडिएशन फ्रॉम अर्थ हुआ से इतना, रेडिएटेड टू स्पेस हुआ, रेडिएटेड टू स्पेस हुआ, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन। द होल आइडिया इज जितना आया है इनकमिंग है उतना ही इन टोटलिटी लॉन्गर पीरियड में सब वापस हम सेंड ऑफ कर देते हैं। 35 यूनिट है, ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ है स्पेस में इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, तो 100 माइनस 35 दैट इज 65 आएगा। इसमें से भी जो 27 है वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है टॉप ऑफ द क्लाउड से, 2 यूनिट स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया, इसको हम अल्बीडो ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अल्बीडो मतलब रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वहाँ से रेडिएशन का, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द अल्बीडो ऑफ द अर्थ। जो स्नो होता है इसका अल्बीडो ज़्यादा होता है। देन रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब। एक और क्वेश्चन बताइए कि हम समर में अक्सर वाइट क्लोथ क्यों प्रेफर करते हैं? हम अक्सर जो बिल्डिंग्स होती हैं घर के बाहर उसको हम वाइट कलर में क्यों करते हैं? वाई? इसका भी एक रीज़न है, कूलिंग से इसमें एक्सप्लेनेशन आता है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम वाइट कलर क्यों प्रेफर करते हैं इन समर्स? द रिमेनिंग 65 यूनिट्स हुए, अब ये 35 तो बाहर ही चले गए थे, 65 जो हुए उसमें से 14 एटमॉस्फेयर ने लिया और 51 अर्थ ने लिया। अर्थ में भी जो 51 आया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, 17 हुआ स्पेस डायरेक्टली, रिमेनिंग 34 एटमॉस्फेयर में आया। देन दिस इज देन अगेन फर्दर ब्रेकअप। 48 यूनिट हुआ एटमॉस्फेयर, 34 रेडिएटेड बैक हुआ। तो जितना टोटल आता है रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ है और एटमॉस्फेयर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दैट इज़ वाई अर्थ में नेट जीरो होगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये कहलाता है हीट बजट और हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो दिस एक्सप्लेन वाई द अर्थ नीदर वार्म्स नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस। तो ये हो जाता है हीट बजट। जितना इनकमिंग है, इनकमिंग शॉर्ट वेव में हुआ उतना ही आउटगोइंग हो गया, दैट इज इन लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो दिस इज हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब वेरिएशन होता है नेट हीट बजट में अर्थ के सरफेस में। हर सरफेस में जो हीट बजट है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे इक्वेटर में सरप्लस होता है, पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डेफिसिट हो जाता है। वेरिएशन होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस पे। कुछ जो पार्ट है वहाँ पे सरप्लस है और रेडिएशन बैलेंस वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और वाइल द अदर पार्ट हैज़ डेफिसिट। जैसे ये अर्थ है, अर्थ में हम ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर माने तो ये जैसे जैसे अपन पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो ये जो एरिया है ना, से 40 डिग्री वाला ये लाइन हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, इस पूरे एरिया में ज़्यादा हीट है तो दैट इज़ सरप्लस, और यहाँ पे कम है, डेफिसिट है। ओवरऑल सब बैलेंस आउट हो जाएगा, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन दी सरफेस। ये यहाँ पे जो इक्वेटर है इसके ऊपर ये थोड़ा 40 डिग्री, नीचे 40 डिग्री, यहाँ सरप्लस है। और अगर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ डेफिसिट है, इधर साउथ में जाएंगे तो यहाँ भी डेफिसिट है। तो ये लैटिट्यूडिनल वेरिएशन है, लेटे हुए लैटिट्यूडिनल वेरिएशन इन नेट रेडिएशन बैलेंस। तो ये सरफेस पे ऐसे डिफर हो रहा है। अब बात करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना है वहाँ पे, इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन होगा विद द एटमॉस्फेयर और अर्थ की सरफेस से, इससे क्रिएट होगी हीट विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ हीट होता है। सो वाइल हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस, द टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्री ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग। जैसे हम बोलते हैं राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री टच हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में अगर हिमालय में जा रहे हैं तो वहाँ टेम्परेचर से माइनस में चला जाता है। सो ये क्यों हो रहा है? दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो होते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के, वो होते हैं लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर पे है, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ, या 90 डिग्री पोल 90 डिग्री साउथ पोल पे है। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस क्या है, मीन्स अगर लैटिट्यूड भी सेम है, जैसे माउंट किलिमंजारो देखो, माउंट किलिमंजारो में अगर आप एल्टीट्यूड पे ऊपर बढ़ते हो तो वो सेम इफेक्ट आता है लैटिट्यूड का।
वेजिटेशन में हमने देखा था कि अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर अगेन फॉल होता है। जैसे हिल स्टेशंस हैं वो हाइट पे होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द एयर मास सर्कुलेशन। जैसे मुंबई में टेम्परेचर मॉडरेशन होता है, दिल्ली में नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट, जो गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म करंट है और ये जब यूरोप के पोर्ट्स में पहुंचती है तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र कर देती है। देन लोकल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर डिसाइड करते हैं किसी भी एक लोकेशन का। लैटिट्यूड की बात करें तो टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव, कितना इंसोलेशन वहाँ पे रिसीव हुआ है। इट हैज़ बीन एक्सप्लेन अर्लियर कि जो इंसोलेशन वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड है यहाँ पे सरप्लस है, इंसोलेशन ज़्यादा है, और नॉर्थ और साउथ में कम है, तो टेम्परेचर ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंगली। सेकेंड होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। टेम्परेचर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हमने देखा था ये सरफेस है, इसके ऊपर हीटअप हो रहा है फ्रॉम बिलो। सरफेस के जो प्रॉक्सिमिटी है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, बट जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम होता जा रहा है। देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल, जो अर्थ के सरफेस के पास में है वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जो प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एलिवेशन पे है वहाँ टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज टर्म्ड इन नॉर्मल लैप्स रेट होती है। लैप्स मतलब कम होना, नॉर्मल लैप्स रेट मतलब जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो रहा है। नॉर्मल लैप्स रेट होती है कि हर 1 किलोमीटर हाइट इंक्रीज होगा तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। देन इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दूसरा फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर, वो है लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द सी। जैसे कि कंपेयर टू द लैंड, सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूज हीट्स स्लोली। वाई? बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट। लैंड जो होता है ये हीटअप भी जल्दी होता है और कूल डाउन भी जल्दी होता है। इसी के कारण मानसून्स में भी इसमें डिफरेंशियल जो हीटिंग है लैंड एंड वाटर का, ये एक फैक्टर होता है अराइवल ऑफ मानसून्स में। लैंड हीटअप होता है और कूल डाउन होता है क्विकली। तो ये जो वेरिएशन हुआ टेम्परेचर का ओवर द सी इज़ लेस कंपेयर टू द लैंड। तो जो प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी हैं ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आ जाएगा सी का और लैंड ब्रीज का, विच मॉडरेट द टेम्परेचर। इंडिया में एग्जांपल देखें तो ये है दिल्ली, ये है मुंबई। दिल्ली में टेम्परेचर विंटर्स में बहुत फॉल हो जाता है, समर में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो सीजनल टेम्परेचर डिफरेंस इज़ वेरी हाई। वही मुंबई में जाएंगे तो यहाँ पे मोर और लेस सेम टेम्परेचर बना होता है, इवन विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे नहीं आती है। सो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कॉन्टिनेंटलिटी एक फैक्टर आ गया है। दिस इज़ एयर मास। एयर मास क्या होता है? सरफेस के ऊपर अगर ये एयर बहुत टाइम तक रही है तो ये सरफेस का पूरा प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी, तो एयर का मास सेम एज दिस कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ये जो भी सरफेस है ये कॉन्टिनेंट भी हो सकता है और मैरीटाइम भी हो सकता है। तो एयर मास और ओशियन करेंट्स इज ऑल्सो सम डिटरमाइनिंग फैक्टर। जैसे कि लैंड है, सी ब्रीज है, यहाँ पैसेज ऑफ एयर मासेस होता है ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल द प्लेसेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेस अगर आ जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जो प्लेसेस जहाँ पर है इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस आ जाता है, ये एयर मासेस कई बार मूव भी करते हैं। तो अगर सपोज ये लैंड है, इसके ऊपर वार्म एयर मास आ गया तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोल्ड आ गया तो ये कम हो जाएगा। Then the places that come under the influence of cold air masses experience low temperature. So this is air mass is determining the temperature of the land. Similarly, अगर वहाँ पे कोस्ट है, समुद्र का किनारा है और वहाँ पे वार्म ओशन करंट आ गया है तो वहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा देन द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट जहाँ पे कोल्ड करंट है। जैसे कि हम बेंगुएला करंट देखते हैं या फिर गल्फ स्ट्रीम देखते हैं। देन ये जो करंट्स है ना ये वार्म है, जैसे गल्फ स्ट्रीम वार्म है तो ये गल्फ स्ट्रीम जब जाती है यूरोपियन पोर्ट्स में यहाँ पे आके फर्दर होती है तो ये हीटअप कर देती है सारी चीज़ों को। तो एयर मास एंड ओशियन करेंट्स भी डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। फिर ये आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जनवरी एंड जुलाई। नाउ हमने देखा बिकॉज ऑफ दिस जो टिल्ट है अर्थ का उसके कारण सन का एपरेंट मूवमेंट हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ में। तो सन अगर उत्तरायण में जा रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, सदर्न में कम रहेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ इंडिया में गर्मी चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंड हो रहा है। फिर सन जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर में एपरेंट मूवमेंट, तो नॉर्थ में हो जाएगी विंटर्स और सदर्न में हो जाएगा दिस समर। तो ये एक टर्म होता है आइसोथर्म।
आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर मतलब थर्म, आइसो मतलब सेम, तो वो लाइन जो सेम टेम्परेचर वाले जगह को जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, तो वो बनती है आइसोथर्म। लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। 9.4 ए एंड बी में शो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई में, अभी हम देखते हैं। तो जो जनरल इफेक्ट है लैटिट्यूड का ऑन टेम्परेचर में वो वेल प्रोनाउंस्ड है ऑन द मैप। आइसोथर्म्स जनरली पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो जो आइसोथर्म्स भी हैं वो भी मोर और लेस डिपिक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दीज लैटिट्यूड्स को। The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in the northern hemisphere में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बिकॉज नॉर्थ में क्या है, ज़्यादा लैंड है, साउथ में लैंड कम है, अपन रोरिंग फोर्टीज़ एंड ऑल पढ़ेंगे आगे। सो नॉर्थ में लैंड ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोनाउंस होता है इस थर्मल इफेक्ट का। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड सरफेस एरिया मच लार्जर है देन इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो इससे क्या होगा, लैंड मास ज़्यादा है। लैंड मास में हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट, ये जल्दी गर्म भी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है, ओशन धीरे धीरे गर्म होते हैं। सो जनवरी में आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्दर्न ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये सीन होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी। ये जो प्रेजेंस है वार्म ओशन करंट का, जैसे गल्फ स्ट्रीम अभी हमने देखा, फिर ये आगे चल के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है, मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ सी। ये यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर में यूजुअली टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब एक टर्म आता है थर्मल इक्वेटर, तो ये थर्मल इक्वेटर है जनवरी में। जनवरी का मतलब क्या है, सन जो है वो साउथ में है, यहाँ पे नॉर्थ में अगर जनवरी चल रहा है मतलब सन साउथ में गया है, तो ये थर्मल इक्वेटर भी से साउथ में शिफ्ट हो गई है। वाई, बिकॉज सन इज टुवर्ड्स साउथ, सन अभी दक्षिणायन में है, तो सन अगर दक्षिणायन में है तो इस एरिया में ज़्यादा हीट हो रही है, तो जो थर्मल इक्वेटर है ये नॉर्मल इक्वेटर के साउथ में शिफ्ट हो गई है। बट आप देखो ये थोड़ा सा ही शिफ्ट हुई है, ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुई है। वाई, बिकॉज साउथ में आप कॉन्टिनेंट नहीं है, यहाँ कितने सारे कॉन्टिनेंट हैं, लैंड मासेस है, बट सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स नहीं है, तो ये जो थर्मल इक्वेटर है ये स्लाइटली सदर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हुई है थर्मल इक्वेटर। और वही अगर अपन थर्मल इक्वेटर जुलाई में बात करें, जुलाई में क्या है, मतलब सन अभी कहाँ पर है, अभी जुलाई चल रहा है, तो सन इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है मतलब इस एरिया में ज़्यादा हीट हो रहा है, बट इसका डेविएशन देखिए, ये डेविएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको। वाई, बिकॉज यहाँ पे लैंड मास बहुत ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई थर्मल इक्वेटर का जो शिफ्ट है वो बिकॉज ऑफ दिस मोर लैंड मास इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा विजिबल होता है इस एरिया में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ। ये गल्फ स्ट्रीम्स थी, जैसे ये गल्फ स्ट्रीम्स यहाँ से आती है, फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, फिर यहाँ के जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे हीटअप ज़्यादा कर देती है। ये जो है चीज़ें ये प्रोनाउंस्ड है साइबेरियन प्लेन में भी। मीन जनवरी टेम्परेचर 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड में, -20, 80 डिग्री, 50, यहाँ लैंड में ज़्यादा प्रोनाउंस होगा। मंथली जो टेम्परेचर है जनवरी में 27 अराउंड है, ट्रॉपिक्स में इतना टेम्परेचर है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। कॉन्टिनेंट में अगर हम अंदर जाते हैं, सी से डिस्टेंस बढ़ती है, तो ये जो वेरिएशन होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर वहाँ पे नहीं आएगा। द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन सदर्न हेमिस्फेयर, हियर द आइसोथर्म्स आर मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सी, नॉर्दर्न में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो रहा था, सदर्न में वेरिएशन टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इफेक्ट ऑफ ओशन है, ओशन क्या करते हैं, मॉडरेटिंग इफेक्ट करते हैं, और ओशन सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है, तो इफेक्ट ऑफ ओशन ज़्यादा प्रोनाउंस यहाँ पे होगा। आइसोथर्म्स मोर और लेस पैरेलली होंगे, ऐसे जिगजैग नहीं होगा वहाँ पे। आइसोथर्म्स रन पैरेलल होंगे यहाँ पे। सी, यहाँ पे आइसोथर्म्स मोर और लेस ऐसे पैरेलल चल रहे हैं। वही अगर लैंड पे बात करें तो सी द पैटर्न, कॉन्टिनेंट आते ही ऐसे वेरिएशंस होने लग जाते हैं। अब जुलाई में भी ऐसे ही चेंज होगा, इक्वेटोरियल ओशन रिकॉर्ड करेगा वार्मर टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरफेस एयर टेम्परेचर मंथ ऑफ जुलाई, और ये जनवरी एंड जुलाई में। अब ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन है, यहाँ भी सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें दिखेंगी। वेरिएशन, कॉन्टिनेंट है, लैंड है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन होगा। रेंज ऑफ टेम्परेचर जनवरी एंड जुलाई में ऐसा होता है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन का नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। कॉन्टिनेंटलिटी आती है, मतलब वाटर जो है, सी है, उससे डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर ओशन के साथ प्रॉक्सिमिटी है तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा टेम्परेचर का।
तो ये हो गए आइसोथर्म्स। अब बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सी, यूजुअली हमने क्या देखा कि नॉर्मल पैटर्न क्या है, यहाँ पे रेडिएशंस हो रहे थे, ये सरफेस है, सरफेस से जो लगा हुआ एटमॉस्फेयर का लेयर है ये वार्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द सरफेस। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ये प्रॉक्सिमिटी दूर हो रही है और टेम्परेचर कम होता है, वार्म है फिर कूल है फिर कूलर है। तो ये है नॉर्मल पैटर्न। बट अगर थर्मल इन्वर्जन हो गया तो यहाँ पे से कूल एयर हो गई है, बीच में एक वार्म एयर हो गई है, तो ऊपर बढ़ने से एयर कूल होनी चाहिए थी, बट यहाँ अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो ये कूल एयर के बाद एक वार्म लेयर आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड दिस टेम्परेचर इन्वर्जन। कूल टू वार्म, दैट इज कॉल्ड दिस थर्मल इन्वर्जन हो रहा है। नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है ये डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एलिवेशन। ये नॉर्मल लैप्स रेट है जो अभी हमने देखा। एट टाइम्स सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, नॉर्मल लैप्स रेट इन्वर्ट हो जाती है, और इसी को बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कुछ टाइम तक है, फिर ये लेयर गॉन हो जाएगी तो फिर नॉर्मल कंडीशन रीस्टोर हो जाएगी। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में कई बार वैली में ऐसे थर्मल इन्वर्जन हो जाते हैं। तो इट कुड बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग विंटर नाइट होती है, क्लियर स्काइज होते हैं, स्टिल एयर इज द आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए? लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए ताकि रेडिएशंस भी लॉस्ट हो, क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, स्टिल एयर होनी चाहिए, एयर ऐसे फ्लो नहीं होनी चाहिए ताकि वो वार्म एयर और इनको मूव नहीं करे। ये तीन कंडीशंस अगर मीट हो रही है तो इन्वर्जन को हेल्प मिलेगा। हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट, और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। तो लैंड जल्दी कूल भी होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। सी, कूल एयर हो गई सरफेस के पास में, ऊपर एक वार्म लेयर है, तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। देन ये ऐसा होता है, सरफेस इन्वर्जन प्रमोट करता है स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं बीनीथ द इन्वर्जन लेयर में और स्प्रेड होते हैं हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्ट्राटा ऑफ द एटमॉस्फेयर। नीचे ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे वो। इसी टाइम पे डेंस फॉग बनता है, मॉर्निंग में कॉमन अकरेंस होता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन में। दिल्ली, नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है। दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन। फिर सन आता है, फिर से एटमॉस्फेयर हीटअप होता है और नॉर्मल चीज़ें आ जाएंगी। एंड ब्रिंग टू वार्म बीनीथ द अर्थ। यहाँ पे ऐसे टेरेस्ट्रियल फिर से रेडिएशन आएगा और यहाँ पे फिर वार्म हो जाएगा और ऊपर फिर ठंडा होने लग जाएगा। तो इन्वर्जन थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। इन्वर्जन टेक प्लेस होता है हिल्स में, माउंटेन्स में, ड्यू टू एयर ड्रेनेज। ये जो जैसे वैली है ना, वैली से अगर ऊपर से नीचे से हवा आ गई, कूल एयर आ गई, तो यहाँ पे कूल हो गया और यहाँ पे वार्म रहेगा, तो फिर से ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। फ्लो होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कूल एयर ऐसे वैली में नीचे फ्लो होती है। बीइंग हैवी एंड डेंस, कोल्ड एयर एक्ट ऑलमोस्ट लाइक वाटर। स्लोप में नीचे मूव होगी और जो वैली है पॉकेट में, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा बिकॉज कोल्ड एयर आ गई है और ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन। ये हो गया बॉटम, वार्म एयर अबव में। दिस इज कॉल्ड एयर ड्रेनेज बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेजेस। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। एक होती है कैटाबैटिक और एनाबैटिक भी विंड्स होती हैं, बताइए उनका मीनिंग क्या होता है। ये प्लैंक्स लॉ है, ये बताता है हॉटर अ बॉडी मोर एनर्जी इट विल रेडिएट, शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। और स्पेसिफिक हीट होती है एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर का स्पेसिफिक हीट इज हाई। So now let us talk about exercise. Try to answer this. 21st of June को सन डायरेक्टली ओवरहेड है नून पे, किस डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पे है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ में डेज लॉन्गेस्ट हैं? ट्राई टू आंसर दिस। एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय। नाउ एटमॉस्फेयर किससे हीटअप होता है? शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन। इनको मैच करना है। करेक्ट पेयर इंसोलेशन, अल्बिडो क्या होता है, आइसोथर्म, एनुअल रेंज। ये जो है ना, ये ज्योग्राफी की वोकेबुलरी है। दिस वोकेबुलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टर्म्स। सब ट्रॉपिकल एरिया में एरिया टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर द इक्वेटोरियल एरिया। इसके बारे में बताइए, मेन रीज़न क्या है? सब ट्रॉपिकल एरिया में लॉन्गर डे आवर्स होते हैं समर में देन इन द इक्वेटोरियल, ऑल बिकॉज ऑफ दिस एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इसका एनहेंस कैसे होता है इक्वेटोरियल एरिया में? देन सब ट्रॉपिकल एरिया नियरर टू द ओशियनिक एरिया होता है इक्वेटोरियल लोकेशन में। 30 वर्ड्स में बताइए, हाउ डज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हीट है ओवर द प्लैनेट अर्थ में स्पेस और टाइम में, और इसके कारण वेदर और क्लाइमेट होता है। बिकॉज अर्थ में हर जो सरफेस है इसका अलग अलग हीटिंग एंड कूलिंग हो रहा है। सोलर इंसोलेशन यहाँ पे डिफरेंट है।
फैक्टर्स कौन से हैं जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, so many things, distance from the sea. Why is the day temperature maximum in May and why not after the summer solstice? And why is the annual range of temperature highest Siberian plain में? Continentality आ जाती है. 150 वर्ड्स में हमें बताना है हाउ डू द लैटिट्यूड और जो टिल्ट है इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ये अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस में. ये एक सारे फैक्टर्स हैं, इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स. Discuss the process through which the earth atmosphere system maintain heat balance. Heat balance कैसे maintained है? Compare the global distribution of temperature in January over the north and southern hemisphere of the earth. So again try to answer this. So this is the exercise. इस चैप्टर में हमने पढ़ा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, प्लैंक्स लॉ, स्पेसिफिक हीट, ये सारे हैं आइसोथर्म्स. और बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ लैंड नॉर्थ और साउथ में क्या परसेंटेज है, ये ऐसे डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं आइसोथर्म्स में जनवरी एंड जुलाई में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एयर मास, फैक्टर्स कौन से कंट्रोल होते हैं, ये होता है सरप्लस ऑफ दिस टेम्परेचर. और यहाँ पे हीट और डेफिसिट है या सरप्लस है. ये हीट बजट है, टोटल इनकमिंग जो शॉर्ट वेव में है, टोटल आउटगोइंग जो लॉन्ग वेव में भी है, इन दोनों का टोटल समेशन जीरो हो जाता है. देन ये रेडिएशंस हैं. देन दिस इज पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर. अर्थ ऐसे टिल्टेड है बिकॉज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर है, सोलर रेडिएशन है और ये वेरिएबिलिटी है, इंसोलेशन जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ रहा है. सो दिस इज सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. नाउ क्लाइमेट में हमने पढ़ा कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. In next chapter we will talk about atmospheric circulation and different type of weather system. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.